डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टीजे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के सेकेंड ईयर फिज़िक्स के पेपर में आने वाले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम एमसीक्यू का आगाज़ करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू था, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस विल बी डबल्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज चेंज फ्रॉम 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू। चार टेम्परेचर दिए हैं लेकिन चारों सेंटीग्रेड में दिए हैं, जबकि हमें मालूम है कि यहाँ बात हो रही है कांस्टेंट प्रेशर की, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने इसमें 273 ऐड किया तो ये हो गया 290 केल्विन। अब इसको डबल करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी डबल हो जाएगा। तो डबल करने का मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 580 आया। तो इसका आंसर हो गया 580 केल्विन। लेकिन अगेन आप देखें यहाँ पर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, यानी फिर आपको इस केल्विन टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होगा, यानी 273 इसमें से माइनस करना होगा। तो हमें करेक्ट आंसर मिल गया 307 डिग्री सेंटीग्रेड। MCQ नंबर 2, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ C. The separation between plate is doubled and dielectric medium is introduced between the plates. If the capacity now becomes 2C, the dielectric constant of the medium is. चार ऑप्शन गिवन है, लेकिन पहले हमें देखना होगा कि कैपेसिटेंस का जो रिलेशन है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D और एरिया ऑफ द प्लेट और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो फिलहाल हमने यहाँ दोनों प्लेट के बीच में एयर को रखा है एज अ डाइलेक्ट्रिक। तो अगर इसको अरेंज करें तो हमें डाइलेक्ट्रिक इस तरह से मिल जाएगा। तो अब यहाँ जो चीज़ न्यूमेरिकल में दी गई है वो ये कि कैपेसिटेंस उसकी डबल हो जाती है, जबकि डिस्टेंस को भी डबल कर दिया गया है। तो ये हो गया 2C और डिस्टेंस को भी हमने डबल कर दिया। इसको अरेंज किया तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4C अपॉन D। अब मुझे मालूम है कि CD अपॉन A यहाँ से एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो पता क्या चला कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो शुरू में जो एयर रखा हुआ तो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। आप चाहें तो शुरू में 1 भी रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमने इसको एयर रख के सॉल्व किया हुआ है। तो 4 टाइम्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ एयर आ गया, यानी जो डाइलेक्ट्रिक रखा गया उसकी जो कांस्टेंट होगा वो 4 टाइम्स होगा। MCQ नंबर 3, द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज कैन बी रिगार्डेड एज द इनवर्स ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन या फिर डॉपलर इफेक्ट। एक्सरेज एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं एक मेटालिक प्लेट से और उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होती है। जबकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द मेटालिक प्लेट, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। यानी दूसरे अल्फाज में एक्सरे और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक दूसरे के इनवर्स फिनोमिनन है। द करेक्ट आंसर इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। MCQ नंबर 4, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 10 days. दिस मीन्स दैट द सब्सटेंस completely disintegrates in 20 days या फिर सब्सटेंस completely disintegrates in 40 days। याद रहे कि हाफ लाइफ का मतलब है कि जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड हैं वो उस पर्टिकुलर टाइम में हाफ हो जाएं, जबकि यहाँ बात हो रही है कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट की। तो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट कभी भी हाफ लाइफ में नहीं होता, हमेशा नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड जो है वो अपने उस पर्टिकुलर टाइम पे जिसको हाफ लाइफ कहा जाता है वो हाफ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं हाफ लाइफ की बेसिक डेफिनेशन के अगेंस्ट में। जबकि थर्ड ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ दिया है 40 डेज़। 40 डेज़ में 4 हाफ लाइफ पास होंगी 10 डेज़ के अकॉर्डिंगली। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हो गया 1/16। जबकि यहाँ दिया है 1/8 पार्ट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब आइए लास्ट, वैसे तो तीनों जब रॉन्ग हो गए तो आखिरी वाला सही है, लेकिन कैसे ये करेक्ट है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप देखें यहाँ 30 डेज़ दिए हुए हैं, जबकि हाफ लाइफ जो है वो 10 डेज़ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 हाफ लाइफ जो है वो पास होंगी। तो
तो 3 हाफ लाइफ्स का मतलब है कि रिमेनिंग जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड हैं 1/8 हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड रिमेनिंग ये हैं और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स को अगर हम n सपोज कर लें तो कितने न्यूक्लियाइड डिसइंटीग्रेट्स हो गए, तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड n में से जो लेफ़्ट हो गए हैं उसको माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने न्यूक्लियाइड डिकेड यानी डिसइंटीग्रेट्स हो गए। तो लिहाजा करेक्ट आंसर इज़ 7/8 part of the mass of substance disintegrates in 30 days. The process of separation of uranium-235 from uranium ore is, तो सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें हम यूरेनियम-235 को जो नेचर में यूरेनियम मिलता है उसका और उसे सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है एनरिचमेंट। MCQ नंबर 6, एब्सोल्यूट ज़ीरो इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़, तो हमें तीनों स्केल का अगर कंपैरिजन मालूम है कि केल्विन स्केल में एब्सोल्यूट ज़ीरो 0 होता है, सेंटीग्रेड स्केल में या सेल्सियस स्केल में -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट स्केल में यही वैल्यू, चाहे तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं या फिर इसको मेमोराइज़ कर दीजिए कि फ़ारेनहाइट स्केल में जो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है वो -460 डिग्री होता है। नाउ MCQ नंबर 7, if an electron and a proton enters into a uniform magnetic field perpendicularly with the same velocity, the electron shall experience an dash force than the proton, greater, lesser, equal और 0। तो हमें पता है कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास ये है, जिसमें फोर्स डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन इन विच पार्टिकल एंटर्स। यहाँ MCQ में वेलोसिटी सेम है, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है और दोनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि चारों फैक्टर सेम है, लिहाजा फोर्स भी इन पर इक्वल ही अप्लाई होगी। MCQ नंबर 8, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन बी इंक्रीज्ड by decreasing the temperature of engine, cooled reservoir, hot reservoir, both cold and hot reservoir। हमें मालूम है कि एफिशिएंसी जो है वो दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। T1 टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर है, T2 टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर है। अगर आप T1 को इंक्रीज़ करेंगे तो ये फैक्टर डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर T2 को डिक्रीज़ करेंगे तो भी ये फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा और 1 में से माइनस होकर आंसर ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये है कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ T1 यानी हॉट रिजर्वायर और बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। यहाँ हमसे डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो डिक्रीजिंग में हमें T2 को डिक्रीज़ करना होगा ताकि ये जो फैक्टर है T2/T1 ये लेस हो जाए, और 1 से जब माइनस करें तो आंसर ग्रेटर हो, जिससे एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा आए। तो बस इसका आंसर हो गया कोल्ड रिजर्वायर, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। MCQ नंबर 9, अ प्रोटॉन ऑफ मास m एंड चार्ज q इज हेल्ड मोशनलेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। यहाँ 4 फार्मूले दिए हुए हैं। पहले हमें देखना होगा कि दो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है दो प्लेटों के बीच में, उसमें अगर प्रोटॉन को रख दिया जाए तो दो फोर्सेस उस पर एक्ट करेंगे। एक उस प्रोटॉन का वेट है डाउनवर्ड में, और एक इन प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फोर्स की फॉर्म में अपवर्ड एक्सर्ट करेगी। तो ये दोनों अगर इक्वल होंगी तो प्रोटॉन बीच में, जो MCQ में कहा गया है, मोशनलेस हो जाएगा। यानी इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं इक्वल कर दूं, EQ इज इक्वल टू mg, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा mg/q। Now MCQ number 10, 3 equal resistors when combined in series are equivalent to 90 ohm. Their equivalent resistance when combined in parallel will be, अगेन आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें मालूम है कि अगर 3 इक्वल रेजिस्टर्स हों और वो सीरीज़ में लगे हों तो उनका सम 90 के इक्वल होगा, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। तो इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, यह है सीरीज़ का फार्मूला। तो यहाँ से मुझे R की वैल्यू मिल गई।
अब अगर इनको हम इसी R की वैल्यू को पैरेलल के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10 ओहम। तो ये हो गया इसका आंसर 10 ओहम। तो 10 ओहम है जब रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया जाए, जबकि सीरीज में जब वो लगे हुए थे तो उनका रिजल्ट 90 ओहम था। MCQ number 11. The process of combining the low frequency signal with a high frequency carrier wave is रेजोनेंस, मॉड्यूलेशन, बीट्स या वेव ट्रांसमिशन। तो ये लो फ्रिक्वेंसी एक सिग्नल है और ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो ये एक नया सिग्नल आ गया जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इस सिग्नल की ख़ास बात ये है कि इसमें ये दोनों सिग्नल आपस में कंबाइन हो चुके हैं। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें दो सिग्नल लो और हाई फ्रिक्वेंसी को कंबाइन किया जाता है उसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। MCQ number 12. Real gas molecule does not strictly obeys gas laws at. पहले मैं चेक करना होगा कि कहाँ ये ओबे करती हैं, तो इसका रिवर्स वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ओबे करते हैं लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर का या इन्वर्स आप सर्च कर लीजिए, तो ये हो गया हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। MCQ number 13. A coil has an inductance of 5.0 Henry. If current through it changes at the rate of 5 ampere per second, the EMF induced in the coil will be. तो हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला है वो है L टाइम्स डेल्टा I ओवर डेल्टा T। अब आपको इंडक्टेंस L भी गिवन है और रेट ऑफ चेंज करंट भी दिया हुआ है, तो दोनों को हमने यहाँ सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 25 वोल्ट्स। याद रहे कि यहाँ हमने माइनस यूज़ नहीं किया, वो डायरेक्शन को शो करता है लेंस लॉ की फॉर्म में, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना था, तो ये आंसर आ गया 25 वोल्ट। MCQ number 14. A charge Q is placed stationary in a region where both the electric and magnetic field are present. The net force experienced by the charge will be. तो एक बात तो हमें मालूम है कि जब भी कोई चार्ज, वेन एवर चार्ज पार्टिकल इंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस द फोर्स। लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट हो मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। तो अब यहाँ दोनों फील्ड मौजूद हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, तो सिर्फ एक ही फोर्स है जो उस चार्ज पर एक्सपीरियंस करेगी, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। MCQ number 15. The efficiency of heat engine cannot be expressed as. अगर आप इन चारों फार्मूलों को देखें तो इसमें एक फार्मूला आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा जो कि है रेट ऑफ वर्क डन। और हमें मालूम है कि रेट ऑफ वर्क डन जो है वो पावर को कहते हैं, तो ये पावर का यूनिट है और बाकी ये तीनों फार्मूले एफिशिएंसी के हैं। यहाँ डेल्टा की फॉर्म में दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। MCQ number 16. The ratio between energy of X-ray photon to ultraviolet photon is exponent 2 यानी 100. The wavelength lambda x of X-ray photon is equal to. तो रिलेशन एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्सली है, यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी छोटी वेवलेंथ होगी। तो उस लिहाज से हमने एक रिलेशन बना लिया कि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें आपको एनर्जी का जो ये रेशो है वो आपको गिवन है, तो इसकी वैल्यू मैंने 100 सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको मैंने आपस में रिप्लेस किया, तो मुझे लैम्डा ऑफ एक्स रेज मिल गया जो कि इक्वल है लैम्डा यू ओवर 100 के। MCQ number 17. The pattern of alpha particles obtained in Wilson cloud chamber is thick and continuous. अल्फ़ा पार्टिकल की हमें प्रॉपर्टीज़ मालूम है कि उसकी पेनिट्रेटिंग पावर लो होती है, उसकी आयोनाइजिंग पावर हाई होती है क्योंकि उस पर डबली चार्ज होता है, उसकी रेंज बहुत लो होती है क्योंकि वो हैवी और स्लो मूव करता है। इसका मतलब है कि विल्सन क्लाउड चैम्बर में थिक और कंटिन्यूस पाथ इसलिए मिलता है कि ये तीनों बातें उसकी ट्रू हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ दिस। MCQ number 18.
if Compton shift is equal to half of the Compton wavelength, scattering angle of photon is। तो जो Compton shift का फार्मूला है वो हमारे पास ये है, जिसमें h/m0 जो है वो Compton वेवलेंथ है। तो अगर मैं इसको Compton वेवलेंथ कहता हूँ तो मुझे इस फैक्टर का आंसर 0.5 चाहिए ताकि इसकी वेवलेंथ हाफ हो जाए। तो उसके लिए मुझे एंगल यहाँ पर देखना होगा कि कॉस की वैल्यू 0.5 कहाँ होती है, ताकि 1 में से 0.5 माइनस होगा तो ये पूरा फैक्टर 0.5 आ जाएगा। तो वो होता है 60 डिग्री पर, क्योंकि जब आप इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ। तो 60 डिग्री के ऊपर ये बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है। cos 60 की वैल्यू याद रहे कि 0.5 होती है। MCQ नंबर 19, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। एक एमीटर जो होता है वो हमेशा सर्किट के साथ या लोड के साथ सीरीज़ में लगाया जाता है, यानी जिसकी आपको करंट मेजर करनी है उसके साथ अपने एमीटर को सीरीज़ में लगाना होगा। अगर एमीटर की कुछ रेजिस्टेंस हो, प्रैक्टिकली तो होता है ना, लेकिन आइडियली अगर हम बात करें कि इसकी रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो हो तो जो करंट ये लोड ले रहा होगा या जितना ले सकता है वही करंट यहाँ एमीटर पर शो होगा। लेकिन अगर एमीटर की रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगी तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो लोड की चेंज हो जाएगी और करंट भी चेंज हो जाएगा, यानी जो मेजरमेंट है वो परफेक्टली मेजर नहीं कर सकता है मीटर अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगी। ये हो गई आइडियली बात। प्रैक्टिकली तौर पर ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ एमीटर की रेजिस्टेंस ज़रूर होती है। तो चूंकि यहाँ पूछा गया कि आइडियली एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो इसकी रेजिस्टेंस को आइडियली ज़ीरो होना चाहिए ताकि जो लोड है वो मुकम्मल तौर पर जितना करंट ले सकता है वही एमीटर मेजर कर सके। नाउ MCQ number 20, which of the following produce more ionization while passes through the gas। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन अल्फ़ा पार्टिकल की होती है। उसके रीजंस हम प्रीवियस MCQ में देख चुके हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल शॉर्ट रेंज होता है, अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज भी ज़्यादा होता है और अल्फ़ा पार्टिकल की स्पीड भी कम होती है, तो फिर इसकी आयोनाइजिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होती है। MCQ नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ वो कौन से पार्टिकल्स हैं जिसको हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, गैमा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जबकि बीटा जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बीटा पार्टिकल्स। MCQ नंबर 22, विच सीरीज करस्पॉन्ड्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन। लाइमन, बामर, पास्चन या फिर ये तीनों। तो लाइमन सीरीज़ जो है वो अल्ट्रा वायलेट होती है, बामर विजिबल होती है और पैशन जो है वो इंफ्रारेड होती है। तो हमसे यहाँ अल्ट्रा वायलेट रीजन की बात की गई है, तो वो हो गई लाइमन सीरीज़। MCQ नंबर 23, लाइफ टाइम ऑफ मेटा स्टेबल स्टेट इज़। ये जो पहला ऑप्शन है ये है एक्साइटेड स्टेट का टाइम और मेटा स्टेबल का टाइम 10⁻³ या उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया एक्सपोनेंट -3 सेकेंड्स। MCQ नंबर 24, K alpha line is emitted due to transition of an electron from। अगर आप एक्सरेज का स्पेक्ट्रम देखें तो आपको ये डिफरेंट सीरीज़ नज़र आ रही होंगी। हमें बात की जा रही है के सीरीज़, तो के सीरीज़ का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से के शेल में आएगा तो उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एमिट होती है उसको हम के सीरीज़ कहते हैं। इसमें भी जो पहली लाइन है वो है के अल्फ़ा, और वो कहाँ से जम करता है इलेक्ट्रॉन, एल शेल से जम करता है के शेल में, तो उससे हमें के अल्फ़ा मिलता है। जबकि बाकी सीरीज़ को भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमसे यहाँ के अल्फ़ा लाइन की बात की जा रही है, तो वो होता है एल शेल टू के शेल। MCQ नंबर 25, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस्टेब्लिश दैट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेनन है जो लाइट को पार्टिकल शो करता है। तो एनर्जी पैकेट्स होती हैं जिनको क्वांटा कहा जाता है। तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी, यही इसका करेक्ट आंसर है।
लाइट ट्रांसफ़र नेचर भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, लेकिन चूंकि यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक की बात हो रही है तो फिर करेक्ट आंसर इज MCQ नंबर 26, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ एन एक्स-रे फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। वो फिनोमेना जिसमें एक्सरे फोटोन को किसी मेटालिक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करवा के फोटोन की एनर्जी को कम किया जाता है, इस प्रोसेस का नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज कॉम्पटन इफेक्ट। MCQ नंबर 27, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड का जो फार्मूला है वो हमारे पास है 1/√ε0 इंटू म्यू नॉट। MCQ नंबर 28, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लेंज लॉ ने मालूम की थी, तो लिहाजा हम लेंज लॉ की मदद से किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से जो करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। MCQ नंबर 29, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। तो टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है वेबर है, कंडक्टेंस का सीमेंस है, इंडक्टेंस का हेनरी है। तो करेक्ट आंसर इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। MCQ नंबर 30, किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ। वाट आवर एनर्जी का यूनिट है, जबकि सिर्फ किलोवाट पावर का यूनिट है, लेकिन जैसे ही किलोवाट को आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं वो एनर्जी का यूनिट बन जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी एनर्जी का यूनिट। तो किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। MCQ नंबर 31, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ। तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। MCQ नंबर 32, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। MCQ नंबर 33, द ग्राफ बिटवीन F एंड 1/r इज। तो ये जो F और 1/r है ये कूलम्स लॉ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेविटेशन लॉ पे भी, यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। अगर आप ग्राफ की बात करें फोर्स और डिस्टेंस की तो वो तो पैराबोलिक होता है, लेकिन अगर हम ग्राफ बनाएं F और 1/r² के बीच में तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो गया स्ट्रेट लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे DJ साइंस कॉलेज के फिजिक्स के पेपर में आने वाले 33 MCQs। तो इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।